टेलीसर्जरी का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि एक्सपर्ट जो डॉक्टर है उसकी आप सेवाएं ले सकते हैं उसके पास जाए बगैर। एक्सेप्टेंस अभी नहीं है पेशेंट की, अभी होगी भी नहीं जब तक कि और डेटा नहीं कलेक्ट होंगे। इन इंडिया वी हैव डन 6 cases which were major surgery. There are some reports from टेलीकार्डियक, एक टेली गॉलब्लैडर भी हुआ। ऐसे बहुत कम रिपोर्ट हैं कि हम उनसे सर्जरी कराना चाहते हैं लेकिन हम यहीं रहेंगे। हेल्थ लाइफ के इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हर्षवर्धन रावत और मेरे साथ जुड़े हैं एक ऐसे डॉक्टर जिनको मोर देन 36 years ऑफ एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ कैंसर। दैट्स राइट, इन द फील्ड ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट। इनसे हम बात करने वाले हैं एक नए सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में, एक ऐसी ट्रीटमेंट जो रोबोट के थ्रू होती है, एक ऐसी ट्रीटमेंट जो आप रिमोटली कर सकते हैं, यानी कि डॉक्टर्स का वहां पे प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। जी हां, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट है। जानेंगे डॉक्टर से। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सुधीर रावल, हु इज अ मेडिकल डायरेक्टर एंड चीफ ऑफ यूरोजेनेटो ऑन्कोलॉजी एट राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, दिल्ली। हेलो सर, कैसे हैं आप? आई एम गुड। तो सर, क्या है ये सर्जरी एग्जैक्टली? टेली सर्जरी एज अ नाम, जैसे टेलीविज़न है, आप दूर बैठे हुए किसी को देख लेते हैं। जैसे टेलीविज़न में हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे हम लोगों को, सब लोगों को देख रहे हैं, हम लोगों को देख रहे होंगे। टेली सर्जरी में यही वो है कि आप कहीं दूर बैठे हुए हैं और ऑपरेट कर रहे हैं कहीं और। हम यहाँ बैठे बैठे अगर यहीं पे भी मेरे पास सिस्टम है तो मैं यहाँ से ऑपरेट कर सकता हूँ अपने हॉस्पिटल। द रीज़न ये इसलिए आया था, रोबोट बनाया इसीलिए था कि आप वॉर जोन में हैं या स्पेस में कभी हैं तो सर्जरी करी जा सकें। जैसे अगर सर्जन अर्थ पे है एंड रोबोट गया है ऊपर और किसी एस्ट्रोनॉट को प्रॉब्लम आती है तो वो वहाँ से ऑपरेट कर सकता है उन्हें। और सेम जो वॉर जोन में है, लड़ाई है, जहाँ पे सर्जन नहीं भेजना चाहते हैं, वो अपने हॉस्पिटल से बैठ के वो ऑपरेट कर सकता है। तो टेली सर्जरी है कि आप दूर बैठ के पेशेंट के साथ नहीं बैठे हैं, आप कहीं और बैठे हुए हैं। अदर मैं आपको ऐसे समझाऊं कि मैं अपने घर पे बैठा हुआ हूँ और रोबोट हमारे हॉस्पिटल में है और मैं वहाँ से अपने जो मूवमेंट करूँगा उसके कंसोल पे वो मूवमेंट वहाँ होंगे और सेम थिंग विल आउटकम वही होंगे जो आउटकम मैं वहाँ बैठ के करूँगा। तो इसके आगे बड़े इम्प्लीकेशंस हैं। एक तो ये कि एक्सपर्ट सर्जन अगर कहीं रिमोट एरिया में नहीं जा सकता है और वहाँ रोबोट है और ट्रेन टीम है तो वो वहाँ पे बैठे हुए अपने मेडिकल कॉलेज या बड़े हॉस्पिटल में बैठे हुए वहाँ सर्जरी कर सकता है। और इस तरह आप जो कैंसर केयर है और एनी मेडिकल केयर आप रिमोट एरिया में ले जा सकते हैं, स्पेशली जब एक्सपर्ट्स नहीं हैं। जहाँ पे मान लिया रिमोट विलेज में है और छोटे टाउन में है, रोबोट जिस तरह टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है तो सस्ते होते जाएंगे। तो अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रोबोट रखा हुआ है, वहाँ पे ट्रेन टीम है और जो एक्सपर्ट डॉक्टर वो मेडिकल कॉलेज में है तो वहाँ से वो ऑपरेट कर सकता है कोई भी सर्जरी। हम लोगों ने जो ये सर्जरी की है, जो इसमें क्लिनिकल ट्रायल था, इसमें हम लोगों ने 6 पेशेंट्स ऑपरेट किए थे, 6 सर्जिकल प्रोसीजर किए थे, जिससे कि वो ये केवल ये देखने के लिए कि तो ये सेफ़ है और ये इतनी ही इफ़ेक्टिव है जितनी आप ऑपरेशन थिएटर में बैठ के करते हैं। तो इस ट्रायल में हम लोगों ने ये 6 प्रोसीजर किए थे जिसमें आउटकम ऐसे ही थे जैसे मैं ऑपरेशन थिएटर में बैठा हुआ। दैट्स ग्रेट सर। मैं जानना चाहूँगा, ये सबसे पहले थॉट कहाँ से आया सर? अगर हम वर्ल्ड वाइड के बारे में बात करें, ग्लोबली, तो ग्लोबली इस कॉन्सेप्ट के बारे में सबसे पहले किसने सोचा था? 89 के आसपास एक सर्जरी हुई थी, 89-91 में एक सर्जरी हुई थी जब न्यूयॉर्क में बैठे हुए डॉक्टर ने गॉल ब्लैडर रिमूव किया था पेरिस से। और उसमें टाइम लैग बहुत था, उस वक्त इतना इवॉल्व्ड टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन जब रोबोट 2000 में आया तो ये एक्चुअली बनाया टेली सर्जरी के लिए था, लेकिन ये समहाउ सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो कुछ एक सर्जन था और कुछ और लोग थे, तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं इसे यूज़ किया जाए सर्जरी करने के लिए, नॉर्मल सर्जरी करने के लिए। तो 2000 में रोबोटिक सर्जरी आई और वो हर फील्ड में चली गई। पहले ये कार्डियक में आनी थी, वहाँ तो नहीं गई, लेकिन प्रोस्टेट कैंसर में सबसे पहले क्रैक हुई और उसके बाद वो हर एक कैंसर में यूज़ हुई। अब तो बिनाइन केसेस भी लोग ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन ये हमेशा जो भी इन्वॉल्व थे इस टेक्नोलॉजी में, वो हमेशा ये था कि टेली सर्जरी कायदे से करना चाहिए।
तो जब इंडिया में आई ये मेड इन इंडिया जो रोबोट जब आया, तो हम लोग पहले से ही इस पे हम सोच रहे थे कि हम ये करेंगे। कौन से साल की बात है सर? हाँ जी, कौन से साल की बात अभी है? 2 साल पहले हम लोग ये जो रोबोट आया, तो हम लोग क्योंकि मैं इसमें इन्वॉल्व था राइट फ्रॉम द बिगनिंग, और हमारे 5G आ चुका था, तो हमने ये सोचा कि क्यों नहीं ये करा जाए। तो ये कंपनी जो इंडियन कंपनी है SSI, उनका मंत्रा रोबोट हमारे यहाँ है, जो हम लोगों ने सारे ट्रायल किए, मैंने ही किए अपने हॉस्पिटल में। तो उस वक्त हम लोगों का डिस्कशन हुआ, तो हम लोगों ने पहले एनिमल ट्रायल किया, फिर ह्यूमन। और केवल इस कारण ये था कि अगर मान लिया जैसे इंडिया में रोबोट जो सर्जन, जो एक्सपर्ट सर्जन है, वो हर जगह नहीं जा सकते हैं। अभी भी ये बड़ा टैक्सिंग होता है कि अगर मैं प्रॉक्टरिंग करने दिल्ली से कोयम्बटूर जाऊं या कहीं कलकत्ता जाऊं, तो मैं सारा काम मेरा यहाँ छूटता है। प्रॉक्टरिंग मतलब सिखाना, क्योंकि जब ये रोबोट जाते हैं हमें सिखाने जाना पड़ता है, और उसे सिखाने के लिए जाने में आपका टाइम काफ़ी वेस्ट होता है, और आपका यहाँ पे जो समय और जो आप यहाँ प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं वो नहीं दे पाओगे। अब तो इसमें ये हुआ कि टेली प्रॉक्टरिंग कर सकते हैं, आप सिखा भी सकते हैं, और मान लिया मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है और कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपका रोबोट रखा हुआ है, तो वहाँ से ऑपरेट कर सकता है। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक्सपर्ट नहीं होगा, वो सेम चीज़ भी वो वहाँ से कर सकता है। तो ये सारा सोच के ही हम लोगों ने शुरू किया था, और इसमें फ़र्स्ट ट्रायल जो किया उसमें ये देखना था कि सेफ़ है और उतना ही इफेक्टिव है जितना कि सर्जन अगर OT में बैठता है। तो ये इसमें हमें मिला, और हमने वो पब्लिकेशन में ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं डेटा, और हम लोग अपने डेटा भी पब्लिकेशन में डाल रहे हैं। दैट्स अमेजिंग सर। सर, अगर आप लेमैन के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता सकते हैं कि कैसे ये वर्क करता है? ये एक सेंटर है जहाँ पे आपका कंसोल रखा हुआ है। कंसोल मतलब जो सर्जन बैठता है और उसके सामने एक स्क्रीन होती है, 3D स्क्रीन होती है। ये कनेक्टेड है, 2 टेक्नोलॉजी कनेक्टेड हो सकता है। 5G से जाइए आप। 5G में प्रॉब्लम ये है हैकिंग की, डेटा थीफ की, कुछ भी हो सकता है। तो दूसरा होता है जो मोर सेफ है, वो फाइबर ऑप्टिक केबल होते हैं। इंडिया में हर जगह फाइबर ऑप्टिक केबल है, कंपनी रिलायंस है, एयरटेल है, इन सब के हैं। तो वो फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू आप ऑपरेशन थिएटर जहाँ है हॉस्पिटल में, वहाँ से वो कनेक्टेड हो जाता है आपका कंसोल। सर्जन यहाँ बैठता है, जैसे मैं 40 किलोमीटर अवे बैठा हुआ था गुरुग्राम में, वहाँ पे मैं बैठा हुआ था, मेरे सामने स्क्रीन थी और मेरे सामने गिम्बल थे, जो जॉयस्टिक्स कहते हैं ना, जैसे आप वीडियो गेम खेलते हैं, वो मेरे हाथ में थे। तो जो मैं मूवमेंट कर रहा था वो वहाँ डिकोड हो रहे थे। यहाँ से एनकोड होते हैं, वहाँ से डिकोड होते हैं, वो फाइबर ऑप्टिक के थ्रू। लेकिन इसमें टाइम लैग होता है। लेकिन अब टाइम लैग हमारे यहाँ जो 40 मिलीसेकंड था, ह्यूमन आई 200 मिलीसेकंड के ऊपर अगर होगा तभी अप्रिशिएट कर पाती हैं, वरना नहीं कर पाएंगी। तो 40 मिलीसेकंड में हमें कुछ नहीं मालूम पड़ता, हमें ऐसे ही लगता है कि मूवमेंट जो यहीं हो रहे हैं। तो 40 मिलीसेकंड इज़ नॉट, मतलब इट्स नॉट, ये बहुत बड़ा डिले नहीं है। जो चाइना में, जैसे चाइना में कई टेली सर्जरी होती हैं, वो दूर दूर से करते हैं, रोम से करते हैं, अमेरिका से करते हैं, उनमें 140 मिलीसेकंड का डिले होता है। तो वो भी अप्रिशिएट नहीं कर पाती ह्यूमन आई, और कर लेते हैं। तो हम बैठे हुए थे, मैं गुरुग्राम में बैठा हुआ था, और OT में हमारे राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में रोबोट था। मैं यहाँ से जो मूवमेंट कर रहा था वो मूवमेंट वहाँ हो रहे थे, और जहाँ पे जो वहाँ ऑपरेशन फील्ड में जो भी जैसा मुझे OT में दिखता है वो मुझे दिख रहा था। और मैंने ये नहीं कि छोटी मोटी सर्जरी करी हो, मैंने बड़ी सर्जरी करी सारी, क्योंकि कैंसर में बड़ी सर्जरी होती है। तो एक यूरिनरी ब्लैडर को निकाला, उसमें उसके साथ लिम्फ नोड होते हैं वो निकाले, और साइमल्टेनियसली हमने ये टेलीवाइज भी किया इन कॉन्फ्रेंस इन बेंगलोर। और लास्ट सर्जरी हमने टेलीवाइज की थी मनीला में, करते करते लाइव सर्जरी। तो बेसिकली सर 2 मशीन्स होती हैं, एक उस साइड और एक आपके साइड? हाँ, हमारे साइड में केवल कंसोल होगा। कंसोल का मतलब सर्जन का जो सामने 3D स्क्रीन और उसका जो हैंड मूवमेंट होते हैं वो ट्रांसमिट होंगे सारे मूवमेंट थ्रू द फाइबर ऑप्टिक टू द रोबोट। वो कंसोल अदरवाइज ऑपरेशन थिएटर में होता है। तो आप यहाँ से जो मूवमेंट करेंगे वही मूवमेंट वहाँ होंगे, और वो क्लिप्स जो वहाँ एक्सपर्ट होते हैं, जो मेरी टीम है पूरी, तो अगर मैं उनसे कहता हूँ और हम कनेक्टेड हैं, वी कैन टॉक, तो आई लास्ट देम, जैसे मैंने पूछा भाई क्लिप लगा दो या उसमें एनर्जी सोर्स यूज़ करना है, तो मैं जो बोलूँगा वो कर देंगे। ऐसे केस में सर नंबर 1 इज द पेशेंट मेड अवेयर कि उनका टेली सर्जरी के द्वारा उनका ऑपरेशन हो रहा है, एंड नंबर 2 कुछ कंसेंट होता है सर पेशेंट की तरफ से बिफोर? ये देखो ये अभी तक इस पर कोई रूल तो है नहीं, पर व्हेन वी डू द ट्रायल तो हम पेशेंट को बताते हैं
कि भाई ऐसे कर रहे हैं, आप तैयार हैं, तभी वो साइन करते हैं, तभी होता है ये, उसके बगैर नहीं कर सकते। अभी इसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर हम वैसे कहें पेड, क्योंकि ट्रायल में सब चीज़ फ्री भी होती है, ट्रायल में अभी हम लोग कुछ नहीं चार्ज करते पेशेंट का, क्योंकि अदरवाइज़ तो इट्स रॉन्ग। जो भी ट्रायल करते हैं वो सारा स्पॉन्सर्ड होता है फ्रॉम हॉस्पिटल और कंपनी के से, तो उसमें कंसल्ट लेके किए जाते हैं ये, तो उसमें आप, लेकिन अगर मैं किसी पेशेंट को, जो मेरा पेड पेशेंट है या कोई पेशेंट वैसे कहूँ कि भाई हम ये अभी कर दें, तो अभी एक्सेप्टेंस अभी इतनी नहीं है, क्योंकि लेकिन हम लोगों ने समहाउ कन्विंस किया लोगों को, तो वो मान गए। पर क्योंकि अभी तो ये फर्स्ट था, जस्ट टू सी द, ये देखना था ये सेफ़ है कि नहीं है। हालांकि हमें मालूम था, हमने पिग ट्रायल कर चुके थे, ये मालूम था कि ये सेफ़ है, पर लेकिन ह्यूमन ट्रायल करने में तो हमें थोड़ा वो लगता है। और फ्यूचर में देखिए, एक बार जब डेटा कलेक्ट होते हैं, जैसे चाइना में बहुत सर्जरी होती हैं ये वाली, और भी वेस्ट यूरोप अमेरिका में अभी रूलिंग्स ऐसी हैं कि वहाँ नहीं हो पाया है, और एक बार अगर वहाँ ये सब हो जाएंगे, जब डेटा कलेक्ट हो जाएंगे, तो एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी। सर, एज कम्पेयर टू अदर सर्जरीज, अगर आप इसके बेनिफिट्स के बारे में बता सकते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अ टेली सर्जरी? टेली सर्जरी का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि एक्सपर्ट जो डॉक्टर है उसकी आप सेवाएं ले सकते हैं उसके पास जाए बगैर। सबसे बड़ा ये है, क्योंकि अगर मान लिया पेशेंट है कहीं कानपुर देहात कहीं है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है कोई, मान लिए मैनपुरी में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, अब ये मैं आगे की बात कर रहा हूँ कि अगर आगे जिस तरह अगर गवर्नमेंट सपोर्ट रहती है और रोबोट जो धीरे धीरे ये अफोर्डेबल होते जा रहे हैं, तो क्योंकि रोबोटिक सर्जरी का फ़ायदा तो है ही है, तो अगर वहाँ है तो उस पेशेंट को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है, या बिहार में कोई पेशेंट है उसे दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है, या बॉम्बे जाने की ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ पे आजकल तो टेली कंसल्टेशन तो बड़ा कॉमन है, टेली मेडिसिन तो इवॉल्व हो रही है, तो उसमें वो सारी की सारी रिपोर्ट देख लेंगे, ये प्लान हो जाएगा ट्रीटमेंट प्लान, और वो वहाँ से ही बैठे बैठे आप कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है। दूसरा टेली प्रॉक्टरिंग का, जो मैंने कहा टेली मेंटरिंग, जब किसी यंग डॉक्टर को आपको सिखाना है और आपका आने जाने का जो सब टाइम और जो आप यहाँ लॉस होता है, तो वो चीज़ एक बड़े आराम से आप सिखा सकते हैं। जो वहाँ वो ऑपरेट कर रहे होंगे, आप देख रहे होंगे, 3D कनेक्टेड होंगे, और जब भी उन्हें कोई परेशानी होगी, यहाँ से आप मूवमेंट करेंगे, वो वहाँ हो जाएंगे। आप उन्हें बता सकते हैं यहाँ पे आपको इंसिजन लगाना है या यहाँ पे आपको क्लिप लगानी है, और अगर उन पे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, आप टेक ओवर कर सकते हैं एंड आप सर्जरी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़े फ़ायदे हैं टेली मेंटरिंग, टेली प्रॉक्टरिंग, टेली सर्जरी। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग सर। सर ऑफ कोर्स क्योंकि प्रोग्रेशन भी बहुत हो रहा है, तो चैलेंजेस तो कभी ना कभी आते ही हैं। इस स्टेज में, करंट स्टेज में क्या क्या चैलेंजेस हैं जो आप फेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टेली सर्जरी? सबसे बड़ी तो ये है कि एक्सेप्टेंस अभी नहीं है पेशेंट की, अभी होगी भी नहीं जब तक कि और डेटा नहीं कलेक्ट होंगे। और अगर ये डेटा कलेक्ट होकर पेशेंट की एक्सेप्टेंस हो जाएगी, तो फिर आएगा लीगल इशू। क्योंकि अगर मान लिया, बाय द वे देखो, बेशक कहीं भी हो सकती है, टेक्नोलॉजी है, अगर सिंगल लाइन है उसमें कुछ फॉल्ट हो जाए, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स सर्जरी हुई, क्योंकि सर्जरी इज़ ए डिफरेंट बॉल ऑफ गेम, अलग ही होता है, तो उसमें हर पेशेंट डिफरेंट होता है। तो उसमें अगर मान लीजिए कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, तो हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल? इस पर कोई लॉ नहीं है, क्योंकि ये है ही नहीं, अभी तो इवॉल्व हो रही है। नेचुरली द लॉ विल कम, सो दीज थिंग विल कम फाइनली। और उस वक्त गवर्नमेंट क्या करती है उस पर काफ़ी डिपेंड करेगा। अगर सपोर्टिव रूल्स बनते हैं तो ये पॉपुलर होगी, नहीं बनते हैं तो फिर ये जब प्रॉक्टरिंग में रह जाएगी या मेंटरिंग में रह जाएगी। ये जैसा मशीन्स के बारे में बात कर रहे थे, कंसोल के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि एआई आजकल बहुत चल रहा है, तो क्या एआई का इस्तेमाल होता है टेली सर्जरी के टाइम? अभी नहीं होता, लेकिन डेफिनेटली एआई का इस्तेमाल तो हर जगह ही है और इसमें भी होगा। रोबोटिक सर्जरी में एआई का इस्तेमाल अब होने लगा है धीरे धीरे, पर अभी ऑटोमेशन नहीं है, क्योंकि सर्जरी इज़ डन बाय द सर्जन। मे बी कुछ स्टेप्स ऑटोमेशन में जा सकते हैं, अभी उसका नहीं है। जब एआई मशीन लर्निंग आएगी सर्जरी में पर से अभी नहीं आई है, लेकिन थियोरेटिकली अगर आप मुझसे पूछें तो कुछ स्टेप्स जा सकते हैं। जैसे पायलट वाला होता है, ऑटो पायलट वायलट पे डाल देते हैं, पर पायलट का होना ज़रूरी है, ऐसे सर्जन्स का होना ज़रूरी है। बट जिस तरह मान लिया वो मार्क करता है सर्जन अपना माउस लेके कि दिस एरिया हैज़ टू बी कट, मे बी रोबोट कैन कट इज़ मोर प्रिसाइजली इन फ्यूचर, और वो ही टेली सर्जरी में रिप्लिकेट हो सकती है, पर अभी कुछ नहीं है एज सच।
ऑफ कोर्स सर, मतलब जैसे कि आपने कहा कि चैलेंजेस के बारे में, तो मैं इसमें थोड़ा डाइव इन करना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा कि इज टेली सर्जरी सेफ इन जनरल? ऑफ कोर्स मतलब डॉक्टर्स गो थ्रू अ लॉट ऑफ अप्रूवल्स, उसके बाद ही फाइनल डिसीजन लेते हैं, बट वही एक सेंस ऑफ डाउट भी रहता है व्हेनेवर समथिंग न्यू कम्स। बेनिफिट तो होता ही लेकिन उसके साथ साथ कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म भी फेस होता है उस टेक्नोलॉजी को लेकर। या वो एक्चुअली इट इज़ दिस इज़ हाउ द थिंग्स इवॉल्व। शुरू में जब रोबोटिक सर्जरी आई थी तो लॉट ऑफ पीपल वर नॉट कंफर्टेबल। उन्होंने कहा कि हमारा तो हाथ ही रोबोट है और हम यही करेंगे। लेप्रोस्कोपी आई, लोगों ने नहीं पिकअप की। फाइनली वो शुरू में तो आप मना ही करते हैं काफ़ी लोग, फिर लेकिन धीरे धीरे जब वो इवॉल्व होती हैं चीज़ें तो वो रूल हो जाती हैं। सेम टेली सर्जरी इज़ इन दिस फेज। इन इंडिया वी हैव डन 6 केसेज विच वर मेजर सर्जरी। देर आर सम रिपोर्ट्स फ्रॉम टेली कार्डियक, एक टेली गॉलब्लैडर भी हुआ। ऐसे बहुत कम रिपोर्ट हैं। जैसे जैसे ये इवॉल्व होंगी और चीज़ें आएंगी, मतलब डेटा बनेंगे, हम लोग प्लान तो कर रहे हैं। देखिए अगर हो जाता है तो हम वी वांट टू इंक्रीज़ द नंबर ऑफ सर्जरीज। तो एक बार प्रूव हो जाएगा ये सेफ़ है तो इसमें पेशेंट खुद डिमांड करेंगे कि हम उनसे सर्जरी कराना चाहते हैं लेकिन हम यहीं रहेंगे। लाइक कोई फरीदकोट पंजाब में पेशेंट है, वो कहता नहीं हमें तो दिल्ली के डॉक्टर से इनसे सर्जरी करानी है, तो वो वहीं रहेगा, हम यहाँ से कर देंगे। तो धीरे धीरे ये इवॉल्व तो होंगी डेफिनेटली, फ्यूचर तो है ही है। सो वट एवर इट इज़ रियली अमेजिंग। लास्टली से ये पूछना चाहूँगा कि क्योंकि हमने AI के बारे में थोड़ी बात छेड़ी थी, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ टेली सर्जरी अकॉर्डिंग टू यू सर, एंड हाउ थिंग्स आर गोइंग एज पर, बिकॉज यू आर सीइंग इट रियल टाइम जो भी प्रोग्रेस चल रहा है? नहीं, डेफिनेटली फ्यूचर इज़ ब्राइट फॉर टेली सर्जरी इन द सेंस कि एक्सपर्ट सर्जन कितने भी हो जाएं, वो रिमोट एरिया में जाने में बहुत टाइम लगता है। अपने कंट्री में तो अब सर्जन ज़्यादा बनने लगे हैं लेकिन फैसिलिटी नहीं होती हैं। जब 80s में जब हम MBBS कर रहे थे उस टाइम में ये था कि रूरल पोस्टिंग होती थी, लेकिन फिर बाद में सेटल नहीं होते थे। वो सब डॉक्टर बिग सिटी में भागते थे। जैसे जैसे चीज़ें इम्प्रूव होंगी कंट्री में इन सबर्ब्स, तो जब वहाँ एक्सपर्ट बंदे पहुँचेंगे तो मशीन होगी, तो वो डेफिनेटली विल चेंज द गेम टोटली। और टेली सर्जरी विल प्ले मेजर रोल स्पेशली इन एनी सर्जरी, लाइक नॉट इन कैंसर सर्जरी, बिनाइन सर्जरी भी। मेरा जो मानना है कि बिनाइन सर्जरी भी सारी रोबोट से होंगी। रोबोट अभी तक प्रॉब्लम है कि वो कॉस्टली टेक्नोलॉजी है, लेकिन इंडियन रोबोट के आने पे वो काफ़ी बेटर है, मतलब उसमें वो कॉस्ट कम हो गई है। और धीरे धीरे अगर सपोर्ट मिलती है तो और अगर सस्ते होते तो आप रोबोट को पूरे कंट्री में कहीं भी रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आराम से रख सकते हैं और आप सारी सर्जरी रोबोट से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लेप्रोस्कोपी करें, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोबोटिक सर्जरी में एक तो इससे सर्जन्स फ्रेंडली, इस पेशेंट्स फ्रेंडली है। दूसरा ये है कि आप जो 3D विज़न मिलती है, हैंड जो रेंज ऑफ मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा है दूसरी जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के कंपैरिजन में। तो अगर एक बार रोबोट अफोर्डेबल है तो यू कैन डू एनी सर्जरी विद द रोबोट एंड यू कैन गिव द वर्ल्ड क्लास केयर टू द पेशेंट इन द रिमोट एरिया। So because you are going to have almost 4 decades of experience in the field of cancer, एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सर। काफ़ी न्यूज़ में हो रहा है, चर्चा हो रहा है इस बात का कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने वाइफ के बारे में कहा था कि उन्होंने एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो की थी, एक स्ट्रिक्ट रिजीम फॉलो की थी, जिसकी वजह से शी बैटल्ड कैंसर। क्या कहना सर इसके बारे में? उनका ये भी कहना था कि अगर हर एक पेशेंट ऐसे टाइप ऑफ डाइट और रिजीम फॉलो करे सो दे कैन इवन get themselves treated at government hospitals. What is your opinion on this, sir? Actually, सिंगल पेशेंट पे कभी ओपिनियन नहीं बनता। साइंटिफिक एविडेंस, अब मैंने एक टेली सर्जरी कर दी उसका मतलब कुछ भी नहीं है। अब सिद्धू साहब की वाइफ ठीक है, मैंने भी देखी है वो वीडियो, पर उसका मतलब ये नहीं कि हर पेशेंट पे ये होगा। और उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि एविडेंस ऑफ ट्यूमर अभी है कि नहीं है, शी इज़ वॉकिंग, वो सब ठीक है, पर मेडिकल साइंस इज़ नॉट एन ईजी, इट्स नॉट 2 + 2 4, इसमें 2 + 2 22 एंड 2 + 2 0 भी हो जाता है। तो बॉडी इज़ डिफरेंट। दूसरा ये होता है कभी कभी कैंसर होते हैं लो ग्रेड, उनमें बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है, पेशेंट दे लिव फॉर वेरी लॉन्ग। सो एंड द हाई ग्रेड ट्यूमर जो होते हैं, जो एग्रेसिव ट्यूमर होते हैं, उसमें आप कुछ भी कर लीजिए पेशेंट नहीं बचता है। और कभी भी किसी ट्रीटमेंट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए ना, यू हैव टू हैव लॉट ऑफ स्टडीज़,
रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, प्रोस्पेक्टिव स्टडी, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं उसे स्टैंडर्ड ऑफ केयर बनाने के लिए। एक पेशेंट पे कभी नहीं कर सकते आप। वो उनका अपना ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने उसके थ्रू गए हैं, लेकिन अगर उसे आपको वो करना है तो आपको उसमें ऐसे डाइट में एनरोल करें जो कहीं पे भी अगर ये सेंटर करता है, अगर वो डेटा दिखाते हैं तभी ये कुछ होगा, वरना नहीं है। आप एक पेशेंट को अगर आप रिपोर्ट करते हैं, अब हमें नहीं मालूम है कुछ दवाएं उन्हें ले रही होंगी, नहीं ले रही हैं, या क्या है, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, तो एवरीथिंग हैज़ टू बी डॉक्यूमेंटेड। ये क्लिनिकल ट्रायल में होता, जैसे हमने रोबोट में किया, एक एक चीज़ डॉक्यूमेंटेड थी, कितनी स्पीड पे वो था, कितना MBPS डेटा यूज़ हुआ। हमारी जो डेडिकेटेड लाइन थी 100 MBPS की थी, लेकिन यूज़ जो डेटा हुआ 25 MBPS हुआ बस। तो ये चीज़ें ना, ये साइंटिफिकली जब तक डॉक्यूमेंटेड नहीं होंगी तो वन केस रिपोर्ट पे आई विल नॉट एडवाइज टू पब्लिक। दे कैन, देयर इज नो हार्म इन हैविंग दैट डाइट। वन थिंग इज दिस, जो उन्होंने एक्सप्लेन की है उससे इवन मैं भी करूँगा, आई विल फील बेटर। आप जल्दी खाना खा के फिर फास्टिंग रखिए, 10 बजे खाइए, वो बहुत अच्छी चीज़ है, करना भी चाहिए, सभी लोगों को करना चाहिए। बट लेकिन वो कैंसर ट्रीटमेंट करेगी, आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। आई एम नॉट कन्विंस्ड एज ऑफ नाउ। थैंक यू सो मच डॉक्टर रावल, थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके, एंड उम्मीद है कि आप सबको भी टेली सर्जरी के बारे में पता चल गया होगा कि क्या है ये। कोई भी आपके सवाल हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हेल्थ लाइफ को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें।